पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, आपके चहेते कार्यक्रम पैसा वसूल की एक और कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे शेयर बाजार के एक ऐसे निवेशक से जिसने छोटी छोटी निवेश कर आज अपनी बड़ी निवेश नियोजन कर ली है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत पर अपने आउटलुक को अपग्रेड किया है। मूडीज ने भारत पर अपना आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है। भारत का आउटलुक अपग्रेड करते हुए मूडीज ने कहा कि सरकार की ओर से ग्रोथ बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अभी भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले मजबूत है। छोटे कारोबारियों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक लॉन्च किया है। इससे अब छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। मुद्रा बैंक का गठन वैधानिक संस्था के रूप में किया जाएगा। अभी ये सिडबी की सब्सिडियरी की तरह काम करेगा। मुद्रा बैंक शुरू होने से छोटे कारोबारी, स्वयं सहायता समूह, छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, NBFC और ट्रस्ट आदि को सस्ता कर्ज मिलने का रास्ता आसान हो गया है। बेमौसम बारिश से फसलों के भारी नुकसान का संकट झेल रहे किसानों के लिए सरकार ने मुआवजा राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना कर बड़ी राहत दी है। बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 1.5 गुना करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। साथ ही इसके लिए वो किसान भी हकदार होंगे जिनकी 33% फसल बारिश से बर्बाद हुई है। अभी तक मुआवजे के लिए पात्रता का मानक 50% फसल का बर्बाद होना था। शेयर बाजार में आए दिन लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इसमें से कुछ बड़े, कुछ मंझोले और ज्यादातर छोटे निवेशक हैं। लेकिन शेयर बाजार में सबकी किस्मत नहीं चमकती। इसे चमकाने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ कुवावाला एक ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार में सीधे पर सधे हुए कदमों से निवेश नियोजन कर रखी है। आइए जानते हैं सिद्धार्थ के सफर के बारे में। शेयर बाजार में हालिया आसमानी बढ़त ने कईयों को इसमें निवेश के लिए आकर्षित किया है, पर शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेशित रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, इसे सिद्धार्थ कुवावाला से बेहतर कम ही लोग जानते होंगे। सिद्धार्थ एक फुल टाइम शेयर बाजार के निवेशक हैं, जिन्होंने कॉलेज के दिनों से ही शेयर बाजार में निवेश को अपना जरिया बना रखा है। हमने कॉलेज से स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और मेरे फादर 76 से निवेश करते हैं बाज़ार में, तो वहाँ से उनको देख के हमको मुझे खुद को हुआ कि नहीं कुछ करना चाहिए, तो वहाँ से मैं कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक। और आज 96 से लगभग फैमिली का पोर्टफोलियो मैं ही हैंडल करता हूँ। तो इसमें खास करके जो मेरा अनुभव कहता है कि रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। आप जिसमें निवेश कर रहे हो, कंपनी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस लिए वो फंड लेना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको आगे झटका नहीं लगे कि भाई कंपनी ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। तो जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अभी तक और खुद का है कि खुद को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और आपको एक निवेशी करके एक पेशेंस भी होना ज़रूरी है। बचपन में जाने माने क्रिकेटर और फिर बैंकर रहे पिता किशोर कुवावाला को लंबे समय से शेयर बाजार में निवेश करते देख सिद्धार्थ ने उनसे ही इस कला को सीख लिया था। इनके पिता शुरू से ही 31 की कच्ची उम्र में VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर 91 महीनों की पगार पेंशन में ले चुके थे। किशोर ने पहले से ही अपने बेटा और बेटी के नाम रिकरिंग डिपॉजिट जैसे कई निवेश कर रखे हैं। रिटायरमेंट के पहले तो हमने सोच के रखा था कि मैं पेंशन लूँगा। पेंशन वॉलंटरी था बैंक में तब। तो रिटायरमेंट मुझे VRS लेना है, तो VRS लेना है तो मेरे फॉल बैक के लिए मुझे मेरा प्रोविज़न होना ज़रूरी है। और दूसरा, पेंशन के अलावा मेरी जो स्टेज ऐसी थी कि मेरा 5.25 साल बाकी था और मेरे जो 31 साल की जो सर्विस थी तो मुझे 62 मंथ्स का बेनिफिट मिल रहा था, 62 मंथ सैलरी।
प्लस हमारी ग्रेचुइटी है, प्लस प्रोविडेंट फंड है। और दूसरा एक हमने फ्रॉम द डे वन, जब से मैं जॉब में लगा था, तो हमने बच्चों के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कर लिए थे। जैसे पैदा होता है रिकरिंग अकाउंट, तो हर महीने उनके डिपॉजिट करते, 1 साल के बाद में जो लमसम हुआ उसका फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो दैट मनी हैज़ मल्टीप्लाइड। तो हर बच्चे का, हर लड़के का, हर लड़की का, तो उनका भी एक फाइल तैयार हो गया, उनका भी सब्सटेंशियल डिपॉजिट हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो यू आर प्लानिंग फ्रॉम द डे वन। हम लोग लास्ट मोमेंट प्लान नहीं करते। अगर आप लास्ट मोमेंट प्लान करने जाएंगे तो यू विल बी हैवायर, आपकी डिपॉजिट तोड़ानी पड़ेगी, आपको कहाँ से लोन करना पड़ेगा, आपको बोरो करना पड़ेगा। बट यह सब्सटेंशियल सम तुम्हारे पास है। फिर बाद में ये जो फिक्स डिपॉजिट के पैसे थे, फिर बाद में जब हमने शेयर मार्केट में हमने एंटर हुए, तो उस टाइम अलग अलग नामों की हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। जैसे बच्चे एडल्ट हुए तो उनके नामों की एप्लीकेशन, तो काफ़ी लोगों के यानी शेयर पहले मिलते थे। सिद्धार्थ ने बाजार में निवेश की शुरुआत की थी महज 25,000 रुपए से, जो आज दुगना हो 50,000 तक जा पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने बॉन्ड मार्केट में थोड़ा निवेश कर रखा है। बाबुलनाथ में पिता के साथ रह रहे सिद्धार्थ का काफी समय शेयर बाजार में ही बीतता है। सभी फल एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा हर एक में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा एफडी में, थोड़ा पीएफ में, अगर कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड, फिर गोल्ड ईटीएफ अभी आ गए हैं। बहुत से लोग गोल्ड डायरेक्ट फिजिकल लेते हैं, तो ये एक अच्छी सुविधा हो गई। आपको कोई झंझट नहीं, आपने परचेज़ किया और सीधे ये डीमेट अकाउंट में आते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ में मैं रियल एस्टेट का करता हूँ, तो स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट का जरिया है, जो आपको रेगुलर मार्केट के टच में रहना है, थ्रू न्यूज़, थ्रू पेपर्स, इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें अभी ऑन क्लिक ऑफ अ माउस आपको मिलता है। सिद्धार्थ की बहन शादी के बाद अमेरिका में जा बसी हैं और वो अभी अपने माता पिता के साथ मुंबई के बाबुलनाथ इलाके में रहते हैं। घर का बजट संभालने के लिए माँ ने भी अनोखा तरीका अख्तियार कर रखा है। नल बाजार, ट्रांसफर मार्केट, जो बड़ी मार्केट है, वहाँ से फ्रूट लाते हैं और खाते भी है। और घर का काम रहेगा, कैसा बजट करने का, अनाज पानी का जो रहेगा हम महीने के लाता है ना, और सब सहेलियाँ साथ में जाना, तो वो भी पैसा हमारा थोड़ा बचेगा। ऐसे ऐसे मिलके थोड़ा हम हमारा बजट कर लेते हैं। शुरू से ही शेयर बाजार से जुड़े सिद्धार्थ जानना चाहते हैं कि उनके लिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स निवेश के लिए कैसे विकल्प साबित होंगे। अब चलते हैं हमारे आर्थिक विशेषज्ञ के पास और लेते हैं सिद्धार्थ की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेसिकली एक इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कुछ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट भी होती है। हर महीने आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिसके ज़रिए एक आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेंगी और बाकी के पैसे आपके इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शन है, इक्विटी, डेट या बैलेंस्ड। अभी जो इक्विटी फंड है वो एक इक्विटी फंड मैनेजर को सौंपा जाएगा और वह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होगा और बैलेंस ऑप्शन में भी यह है। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में कि उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट जो है या चार्जेस ऑफ द पॉलिसी जो है उनको काफ़ी हाई स्ट्रक्चर दिया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि इसमें आपकी एक मोर्टेलिटी कॉस्ट होगी, फंड मैनेजमेंट चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो एटलीस्ट 6 हेडिंग्स हो गए ये चार्जेस के, जिसको सबको मिला के एटलीस्ट 7 to 10% की कटिंग होगी। दैट मीन्स सपोज आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी एक्सपेक्टेशन है या फंड की पॉसिबिलिटी है कि आप 15% कमा सकते हैं, लेकिन आपकी जो कटिंग है 7 to 10% उस परसेंटेज से अर्निंग पोटेंशियल से आपकी कम हो जाएंगी, तो आपकी नेट रिटर्न जो है 5% या 7% ही रहेगी। सिमिलरली डेट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स वुड बी 8 या 9%। उसमें आपकी जो कटिंग है या चार्जेस है 7% तक होगी, तो जो आप रिटर्न्स पॉसिबिलिटी है, नेट रिटर्न्स जो है
वो ओनली 2% है। इसीलिए एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज़ नॉट द बेस्ट आइडिया। लेकिन आपको लगे कि नहीं, मैं ये पॉलिसी इंश्योरेंस के लिए ले रहा हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन जो है कि ये पॉलिसी सिर्फ मेरी मोर्टेलिटी कॉस्ट कवर करे और मैं 10 साल तक ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करूँ, उसके बाद मुझे लाइफ लॉन्ग कवरेज मिले, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में आप 10 या 15 साल इन्वेस्ट करें तो भी आपकी फंड अपने आप जुड़ मिला के अर्निंग्स पॉसिबिलिटी आपकी फंड कॉर्पस बढ़ा सकती है। तो आपको एज 65 या 70 तक परहैप्स मे बी आपकी फंड चल सके और उसमें से ही आपका याराना मोर्टेलिटी कॉस्ट की डिडक्शन हो जाएगी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ या एक इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहा हूँ, इस सवाल या इस जवाब से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। शो में वक्त है पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण भारत में किसानों के लिए कर्ज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर उनका क्या जो खेती से अलग हटकर अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं। ऐसे छोटे और मध्यम वर्गीय उपक्रमों के लिए भारत सरकार ने स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू कर रखी है। हमारे संवाददाता आशीष तिवारी आपको बता रहे हैं इस स्कीम के फायदों के बारे में। देश में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए एक ओर जहां सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई नई नीतियों की घोषणा भी कर रही है और इनके विकास में धन की कमी कहीं रोड़ा न बन जाए, इसके मद्देनजर भारत सरकार ने 2003 में स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की थी, जिसका लक्ष्य छोटे कलाकार, बुनकर, मछुआरों, रिक्शा मालिक जैसे लघु उद्यमियों को समय पर पैसे की कमी को दूर किया जा सके। इससे न सिर्फ उनका विकास होगा, साथ साथ वो देश के विकास में भी भागीदार बन सकेंगे। मिनिमम 25,000 से आपको लोन मिल सकता है यहाँ पे, और इसकी अपर लिमिट 50,000 तक है। तो 25 से 50,000 तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेस रेट जो है +1% या अराउंड 11 to 12% के आसपास होता है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 25,000 रुपए का लोन कार्ड धारक को मिलता है और ये कार्ड 5 साल तक वैध होता है। इस कार्ड के जरिए व्यापारी बिना किसी दिक्कत के जरूरत के समय सीमित पैसों की व्यवस्था कर सकता है।
डॉक्यूमेंटेशन में इसमें 3-4 बैंक्स हैं जहाँ पे आप ये स्कीम ले सकते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर रूरल रीजनल बैंक्स हैं, वहाँ पे आपको ये स्कीम मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आपको जो KYC नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें फ़ोटो ID है या फिर आपका एड्रेस प्रूफ है, उसके साथ साथ जो लोन के लिए जो हाइपोथिकेशन के अग्रीमेंट होंगे वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में लगेंगे। आप इन बैंक्स में जाके इंक्वायरी करें और आपको ये स्कीम आराम से मिल सकती है। क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको, तो जैसे ही आप लोन बोरो करते हो तो उसमें सारी डिटेल्स पासबुक के जैसे आती जाती है, जो रीपेमेंट है या जो फिर आपकी लोन की मैच्योरिटी है, तो उस हिसाब से वो कार्ड में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। किसी भी देश के विकास में लघु एवं मध्यम उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। SME को रोजगार का ऐसा साधन माना जाता है जिसके दायरे में बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। छोटे और मध्यम उद्योग निर्यात, रोजगार सृजन, ग्रामीण औद्योगिकरण और उद्यम बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रगतिशील भारतीय अर्थव्यवस्था में SME क्षेत्र का बहुत प्रभावी स्थान है। बेरोजगारी और गरीबी के 2 प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए SME विकास के लिए अनिवार्य है। अक्सर शेयर बाजार में खरीदी और बिक्री करने वालों की वित्तीय स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे में कैसी होनी चाहिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। रिटेल इन्वेस्टर्स जब कम अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की बात करते हैं तो उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं। एक ही दिन में शेयर्स को खरीद कर बेचने वाले जो लोग हैं उन्हें डे ट्रेडर्स कहते हैं। वैसे तो ये व्यवसाय बड़ा ही लुभावना, बड़ा आसान सा और आकर्षक ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर प्रशिक्षण अगर नहीं होगा तो ट्रेडिंग करना ये बड़ा ही घातक हो सकता है। जो भी आपकी जमा पूंजी है वो सारी की सारी जमा पूंजी डे ट्रेडिंग्स में ज़ीरो हो सकती है। वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हमेशा रिस्क मैनेजमेंट से ही होती है, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारे पास हमारे रेगुलर प्रोडक्ट्स ही हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है या पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ है, मेडिक्लेम है और क्रिटिकल इलनेस प्लान्स हैं। ये सब तो प्रोडक्ट्स हैं ही, लेकिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले या रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए हमेशा कैपिटल लॉस होने का खतरा भी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट वी आर डूइंग। ऐसे में तो लोग अपने ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने खून पसीने से कमाया हुआ कैपिटल गंवा देते हैं, और जनरली किसी न किसी टिप्स के ऊपर जब आप निवेश करते हैं तो कैपिटल लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद आएगा इमरजेंसी फंड। अकस्मात के खर्चे के लिए हम लोगों को एक अच्छा सा इमरजेंसी फंड बनाना भी ज़रूरी है। जब भी निवेश करें उसे लंबे अवधि के लिए करें। आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स के पैसे हैं, निवेश के पैसे हैं, उसे अलग बना लीजिए, और जो ट्रेडिंग के पैसे हैं उसे अलग खाते में, अलग अकाउंट में रख दीजिए, और दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करिए। दूसरी बात, ट्रेडिंग में उतना ही पैसा ट्रेडिंग के लिए रखिए जितना कि आप नुकसान सह सकते हैं। अगर नुकसान ज़्यादा हो गया तो आपका उतना ही नुकसान होगा जितना आपने उस ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग से कोई मुनाफा हो रहा है तो वो मुनाफा धीरे धीरे करते हुए निवेश के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहिए। कर्ज लेकर कभी भी निवेश मत करिए। ध्यान रखिए, लिकर एंड लिवरेज यानी लोगों से उधार लिया हुआ पैसा, बोरोड मनी, ये दोनों बड़े घातक साबित होते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि शेयर मार्केट में निवेश करने का सिर्फ एक ही रहस्य है, जस्ट बी ग्रीडी व्हेन द अदर्स आर fearful and be fearful when the others are greedy। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आय, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिनका मानना है कि हीरा कारोबार में आने के लिए बहुत सारा रुपया नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ और सिर्फ विश्वास, आपका खुद पर और दूसरों का आप पर। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational.
is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके चहीते कार्यक्रम पैसा वसूल में, जहां अब हम आ पहुंचे इस हफ्ते के एंटरप्रेन्योर सेगमेंट में। पहले जेलर, फिर केमिस्ट और अब हीरा व्यापारी। आज के हमारे एंटरप्रेन्योर दिनेश नावड़िया ने समाज सेवा को आधार बनाकर कारोबार में कई प्रकार के किरदार निभाए हैं और आज हीरों के शहर सूरत में अपने भाई के साथ मिलकर देश विदेश में व्यापार कर रहे हैं। जैसे हीरे कालिख भरे कोयले की खान में ही मिलते हैं, ठीक वैसे ही हीरों के शहर सूरत को मिली पहचान के पीछे सौराष्ट्र जैसे दूर दराज के इलाकों से आए हीरों को तराशने वाले कई जोड़ों हाथों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसी ही जोड़ी है दिनेश और घनश्याम नवाडिया की। सौराष्ट्र के छोटे से गांव से सूरत आए नवाडिया बंधुओं ने हीरा कारोबार में एक नई पहचान बनाई है। सैयदपुरा में एक ऑफिस में छोटा सा जॉब चालू किया सीखने के लिए। पहले जो घीसी मारने का वगैरह था, वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। बड़े भैया ने हर वक्त मेरे को सपोर्ट किया, अबे तू कुछ भी कर, तेरे हिसाब से तेरे पे मेरे को विश्वास है, तू आगे बढ़। फिर 2 साल मैंने जॉब की, फिर मैंने खुद का बिजनेस चालू किया, डायमंड का ही। तो मैंने खुद का बिजनेस जब चालू किया तब मेरे पास कुछ पैसे वगैरह, मतलब इतना तो फादर तो जॉब में थे, तो बोले नहीं तू कुछ भी कर, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो मैं कुछ सेटिंग करके आगे बढ़ जाएंगे हम। मगर आज तक मैंने कभी वो चीज़ की ही नहीं है, नुकसान वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं हार्ड वर्क कर रहा था। उस टाइम मेरे ख्याल से मैं कम से कम 15-16 घंटा काम कर रहा था। दिन में पूरा ऑफिस और रात को खुद का काम घर पे बैठ के करता था। लेकिन इस सफल सफर की शुरुआत हीरा उद्योग से नहीं हुई थी, बल्कि दिनेश नवाडिया की जिंदगी किसी भी छोटे शहर में पले बढ़े बच्चे जैसी ही थी। दिनेश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर सूरत शहर आकर समाज सेवा की डिग्री ली, जेल अधीक्षक का पद संभाला, पर एक केमिस्ट की दुकान में एक पढ़े लिखे कर्मचारी की जरूरत ने उन्हें फार्मेसी की ओर मोड़ा। मेरे संबंधी लोग सूरत में रहते थे, तो उसको एक एजुकेटेड पब्लिक की ज़रूरत थी मेडिकल स्टोर चलाने के लिए। वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और मेरे फादर के भी अपॉर्चुनिटी उसको भी पसंद आई। तो मैं ऐसे तो मास्टर ऑफ सोशल वर्कर ही था, मेरे को फार्मेसी में कुछ समझ भी नहीं थी। तो अभी मैंने ये सूरत मेडिकल स्टोर जो सूरत के अंदर लाल गेट पर था, वहाँ मैंने अपना वर्किंग पार्टनरशिप में काम चालू करा। सिर्फ 6 महीने के अंदर मैंने पूरा नॉलेज जो भी मेडिसिन का, बहुत सी प्रिस्क्रिप्शन ऐसे आते थे डॉक्टर के, ऐसे ऐसे अक्षर मैं उसको पढ़ भी नहीं पाता था। लेकिन 6 महीने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ईजीली पढ़ सकता था। उस टाइम के दरमियान मेरे जो छोटे भाई टिकू भाई, ऐसे उसका नाम घनश्याम भाई उर्फ टिकू भाई, वो भी वहाँ गांव के अंदर अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उसको इतना मन नहीं था अभ्यास के अंदर। और सौराष्ट्र के अंदर पूरा ऐसा माहौल था कि जो भी यंग जनरेशन है वो सूरत आना चाहते थे, और सूरत आने के बाद वो डायमंड बिजनेस करना चाहते थे। वो मेरे फादर को मैंने बात समझाई और मेरे भाई को मैंने यहाँ 1989 में यहाँ बुलवाया और छोटी सी फैक्ट्री में ट्रेनिंग चालू करवाई। और ट्रेनिंग के दरमियान उसको जो भी छोटी मोटी दिक्कत आती थी, मैं भी दूसरे के घर पे रहता था, वो भी दूसरे के घर पे रहते थे, एक दोनों संडे में मिलते थे। ऐसे कभी उसको रजा रहती तो मेडिकल स्टोर में भी आ जाते थे, ऐसे कॉमन डिस्कशन करते थे कि भाई आगे क्या करेंगे। हम ऐसी सोच थी कि भाई तू आगे बढ़, एक दफ़ा तू डायमंड इंडस्ट्री में पूरा नॉलेज ले ले, बाद में हम कुछ आगे करेंगे। इधर छोटे भाई घनश्याम का पढ़ाई में मन नहीं लगता। आलम ये हो गया कि जनाब एसएससी परीक्षा में फेल हो गए, जिसके बाद जब पूछा गया तो घनश्याम ने पढ़ाई में मन ना लगने का कारण बताया। साथ ही
हीरा कारोबार में कदम रखने की इच्छा जाहिर की, जिसे सुन के तो जैसे उनके ऊपर बिजली आ गिरी। मेरा स्टार्टिंग 89 में यहाँ हुआ है, जब मैं नॉन में एसएससी में फेल हुआ पहली बार। फिर मैंने मेरे फादर को बोला कि मेरे को ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे को कुछ बिजनेस में, मतलब पर्टिकुलरली डायमंड बिजनेस में ही जाना है, क्योंकि वहाँ से सब बच्चे यही बिजनेस में आ रहे थे। बड़े भैया पढ़े लिखे हैं, पापा पढ़े लिखे हैं, तो सब ने मेरा पहले तो विरोध किया कि भाई तू ये छोड़ दे। तो खाली मेरे बड़े भाई ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं पापा, उसको जो करना है वो करने दो। पर बड़े भाई दिनेश ने छोटे घनश्याम के निर्णय की जिम्मेदारी ली। पेशे से कर्मचारी रहे पिता ने जैसे तैसे अपनी रजामंदी दी। छोटे ने भी कुछ दिन एक डायमंड पॉलिशिंग सेंटर में काम सीखने के बाद अपने अंदर के छुपे उद्यमी को मौका देने का सोचा और साथ लिया अपने बड़े भाई का। दिनेश भाई को मैंने डायमंड बिजनेस में लाया, 1 साल मेरे पास में बिठाया, सब रफ का नॉलेज दिया, फिर डायरेक्ट उसको एंट्रोप बाइंग करने के लिए भेज दिया। तब से आज तक उसने हर वक्त मेरे को सपोर्ट किया है कि भाई तू कुछ भी कर, वो कभी मेरा कुछ देखते नहीं है, खाली वीक में 2 दिन आते हैं। वो 2008 के बाद 94 से 2008 तक उसके हाथ में था बाइंग पूरा कच्चे माल का। 2008 के बाद वो पूरा ये समाज सेवा वगैरह काम कर रहे हैं। हफ्ते में 2 बार खाली इधर आते हैं और सब दिखाता हूँ, फिर भी देखते नहीं। उसको मेरे पे विश्वास है कि तू जो कर रहा है सही कर रहा है। दिनेश ने भी जब केमिस्ट की दुकान संभाली तो मात्र 6 महीने में ही सब कुछ सीख लिया। दवाई दिनेश के लिए बिल्कुल ही नई चीज थी और उससे भी ज्यादा नया था हीरों का कारोबार। और तो और जो ये समझते हैं कि हीरो का कारोबार शुरू करने के लिए ढेरों पैसे लगते हैं, उनके लिए सुनिए क्या कहना है दिनेश का। पहले जो पीरियड था 1980 से 2000 तक, इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी। बहुत इज्जत और ईमानदारी बहुत ज़रूरी थी। आज लोगों को ऐसा लगता है कि डायमंड इंडस्ट्री बहुत कॉस्टली है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। वो पहले ऐसा माहौल नहीं था। आपके पास ईमानदारी है, आपके पास स्किल बेस है, तो आप इजीली बगैर कुछ भी पैसा नहीं है, आपके फाइनेंस की कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, तो भी आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते, जैसे हमने किया। यानी सिर्फ ईमानदारी इज्जत के साथ अगर हुनर सीख लिया जाए तो आप भी रत्नों के पारखी और उन्हें तराशने का काम शुरू कर अपनी किस्मत चमका सकते हैं। वैसे भी दक्षिण भारत में 40 से 60% हीरा कारोबार इंटरनेट पर ऑनलाइन होता है, जिसे शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर जब डायमंड ज्वेलरी सेल होती है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने अच्छी वेबसाइट बना ली, वेबसाइट के अंदर आपने 15-20 डिज़ाइन डाल दिया, डिज़ाइन आप अपने वेबसाइट पर कोई लोग देखेंगे, चॉइस करेंगे, बाद में आपको उसको बाइंग करना है रॉ मटेरियल की। जो ऑर्डर मिल गया है बाद में आप जो बाइंग करते हो, तो इतनी क्रेडिट मार्केट में जो आपकी ईमानदारी है, आपकी इज्जत है मार्केट, तो इतनी क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाएगी 90 डेज़ की, 120 डेज़ की। तो आप माल का ऑर्डर आने के बाद परचेज करके उसको सप्लाई कर सकते हो। तो आज ये न्यू अपॉर्चुनिटी ईमेल के जो इंटरनेट के माध्यम से आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एजुकेटेड पब्लिक के सामने खड़ी हुई है। हीरे तराशने में दिनेश और घनश्याम ने मशीन के बजाय हाथों की कारीगरी से अपनी अलग पहचान बनाई है। और सबसे बड़ी बात, हीरे कारोबार में ज्यादातर घनश्याम जैसे लोग आगे बढ़े हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। डायमंड सेक्टर में ज़्यादातर लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका स्किल इतना अच्छा होता है कि वो एक डायमंड पे 10 से 12 प्रोसेस करने के बाद उसे इतना ज़्यादा चमका देते हैं। बट लोगों को लगता है कि बस ये मशीन में जाता है और निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके ऊपर। और एक डायमंड को निकालने में करीब कोई पीस ऐसे होते हैं जिनको निकालने में 2-2 महीने निकल जाते हैं, पूरा फाइनल होके निकलने में। उनकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। बहुत डिफरेंट लोग होते हैं वो वहाँ से, उनको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं, उनको सिर्फ डायमंड समझ में आता है। आप उनको एक डायमंड दे दो तो वो उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं यहाँ के, एंड बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। बहरहाल दिनेश और घनश्याम की अगली पीढ़ी भी कंपनी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो रही है, जिससे परिवार में पूरी तरह से माहौल हीरा कारोबारी का बन गया है। हमारा पहला एक मैनेजर जो असॉर्टमेंट में था वो चला गया, सडनली ही लेफ्ट। उसके बाद कोई नहीं था, हम लोग को ढूंढना पड़ता था कौन असॉर्टमेंट अपने जैसे असॉर्टमेंट करेगा। तो मैं तभी वो मैनेजर के अंदर ट्रेनिंग में था,
तो मैनेजर को कैसे असॉर्टमेंट करता था, कैसे हम लोग का असॉर्टमेंट था, तो मेरे को उससे आइडिया मिल गया था कि अपना असॉर्टमेंट कैसा है कंपनी का। तो ही लेफ्ट, सो सडनली द बायर केम, बेल्जियम से बाहर आया, तो उन्होंने माल देखा कि अब कैसे सेट करेंगे। तभी अंकल ने बोला, ही डिडंट थॉट दैट वी आर फैमिली मेम्बर, ही टोल्ड मी दैट 1 year है तेरे पास, तेरे को मेरे को सेट करके देना है। दैट्स व्हाट दैट मीन कि मैं एक टाइप का भी काम कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली टोल्ड मी दैट 1 वर्ष है तेरे पास, मेरे को कंप्लीट करके दे। तो आई डिड इट। एक टाइप का वो वैसे बोलते कि भाई तू कर ही दे से आ नहीं करे, तो आई थिंक कि एक साल में मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। 1 साल में ये जो मैंने अभी सेट कर दिया है वो नहीं करता मैं। बहुत सारी फैमिली मैंने ऐसी देखी हुई है कि 2-3 भाई होते हैं और एक भाई ऐसी सेवा में लगता है तो बाकी 2 भाइयों को ऐसा लगता है खाली हमको ही काम करना पड़ता है, ये सेवा कर रहा है, तो कंपनी टूटी है। मेरे को खुद से ऐसा कभी लगा नहीं है और हर वक्त वो सब है ना मेरे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मेरे को कुछ अच्छी गाड़ी लेनी हो तो कोई ना नहीं बोलते कभी। मेरे को कोई भी काम करना हो, कहाँ भी घूमने जाना है, उसके तरफ से कभी आज तक मेरे को ना शब्द सुनने को नहीं मिला है। दिनेश भाई और हम दोनों जब साथ में बैठते हैं तो हमारा बेसिक था हल्की रफ बोलते हैं, छोटे अमाउंट की रफ। उसमें जब लेसर मशीन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, उस टाइम हम अपने खुद के दिमाग से ही वो क्लीनिंग करते थे। देश में मेक इन इंडिया नारे को सालों से बुलंद कर रहे दिनेश और घनश्याम जैसे उद्यमी सूरत सहित देश के कई छोटे शहरों को विश्व भर में पहचान दिला रहे हैं। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम आपको बताएंगे कि कितने म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना होगा आपके लिए काफी। बने रहिए हमारे साथ। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात यदि म्यूचुअल फंड्स की हो तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि निवेश के लिए कितने म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना होगा हमारे लिए काफी। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। म्यूचुअल फंड में कितना निवेश पर्याप्त होगा, ये व्यक्ति की जरूरतों और स्थिति पर निर्भर करता है। निवेशक अक्सर बिना सोचे समझे, बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए म्यूचुअल फंड में आंखें मूंद कर निवेश कर देते हैं, जिससे उनके पोर्टफोलियो पर कोई असर नहीं पड़ता। जानकार मानते हैं कि निवेशक को ये समझना चाहिए कि बाजार में जो भी नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, उनमें निवेश करके उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि निवेश शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में ही हो रहा है। ऐसे में निवेशक के लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो अपने निवेश का लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद लक्ष्य के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश करें। जब भी हम निवेश करते हैं तो हमेशा हमें एक गोल के हिसाब से निवेश करना चाहिए। बहुत बार ये होते हैं कि क्लाइंट आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, पर उनको जब ये पता नहीं कि म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आपका चाहे एक शॉर्ट टर्म गोल और आप रिटर्न आपको इक्विटी में ज़्यादा मिलते हैं तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर दें, क्योंकि अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आप इक्विटी फंड में निवेश नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा निवेश एक गोल के हिसाब से करना चाहिए। जैसे अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे आपको कंटीन्सी रिक्वायरमेंट है, तो आपको लिक्विड फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आपका मीडियम टर्म गोल है, जैसे आपको वेकेशन पे जाना है या आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आपको डेट फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आपका मिड टर्म गोल है, जैसे आपका घर खरीदना है जो 5 से 6 साल के बाद होगा, जिसके लिए आपको डाउन पेमेंट देना है, उसके लिए आप बैलेंस फंड में निवेश कीजिए जो इक्विटी और डेट में मिक्स ऑफ इन्वेस्ट करता है। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको सेव करना है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो उसके लिए आप
एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड में निवेश कीजिए। बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और रिटायरमेंट, ये 3 हर व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण ध्येय होते हैं और इस लक्ष्य को वो म्यूचुअल फंड में निवेश करके पूरा कर सकती हैं। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको सेव करना है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो उसके लिए आप एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड में निवेश कीजिए। अगर आपको बच्चों की शादी के लिए निवेश करना है, वहाँ पे आप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी गोल नहीं है। अगर अच्छे रिटर्न्स आए तो आप अच्छी बड़ी शादी कर सकते हैं। और आपका जो खुद का रिटायरमेंट है, जो सबसे अहम गोल है, उसके लिए भी आपको इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। उसके लिए आपको मिक्स ऑफ लार्ज कैप और मिड कैप में निवेश करना चाहिए। तो आपका 60% पैसा लार्ज कैप फंड में जाना चाहिए और 40% पैसा मिड कैप फंड में जाना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड में अपने लक्ष्य के हिसाब से निवेश करना चाहिए, ताकि उनकी निवेश की गई रकम अच्छा रिटर्न दे सके, साथ ही उनके लक्ष्य की पूर्ति भी हो सके। पर निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले लें। ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बजाय म्यूचुअल फंड में योजनाबद्ध तरीके से निवेश करें और हमेशा निश्चिंत रहें। जैसे आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकर्स होते हैं, ठीक वैसे ही एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। आइए स्वयं बीएससी के विशेषज्ञों से जानते हैं इनके बारे में। मर्चेंट बैंकर्स आर सॉर्ट ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन मतलब बीच में जो आदमी लिंक करता है। जैसे अगर आप शेयर ब्रोकर बोले तो शेयर ब्रोकर इज़ अ मिडिलमैन बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर्स। वैसे ही अगर हम लोग कपड़े की लाइन बोलिए तो एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर और एक होता है मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर बल्क में लेता है और रिटेल को पास करता है। सो मर्चेंट बैंकर्स आर बेसिकली मिडिलमैन एंड अ लिंक बिटवीन कंपनीज हु वांट टू रेज फंड्स, जिसको पैसे की ज़रूरत है, एंड इन्वेस्टर्स, जिसको पैसा लगाना है, हु वांट टू इन्वेस्ट। तो बेसिकली मर्चेंट बैंकर्स ये दोनों पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके दोनों का काम हो वैसा करता है एंड दे चार्ज अ फीस फॉर इट। कोई भी कंपनी को, XYZ कंपनी को IPO करना है, सो दे हायर अ मर्चेंट बैंकर कि भाई आप मुझे 1000 करोड़ रेस करके दीजिए कि 5000 करोड़ रेस करके दीजिए, और वो इसके बारे में दे चार्ज अ फीस फॉर इट। उन लोग को पूरा सेबी का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मालूम है, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। जैसे प्रोस्पेक्टस फाइल होता है, आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस किसको कहते हैं, एवरीथिंग निटी-ग्रिटी जैसे होती हैं। एंड दे देन मार्केट द प्रोडक्ट। दे नो कि किसको किसको, जैसे लार्ज इन्वेस्टर्स को लाना है कि फॉर एग्जांपल बैंक्स को लाना है, सो दे नो कि किसको किसको बैंक्स को कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाए, बैंक्स कैसा फंड रेज किए, बैंक्स कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर उनको रिटेल इन्वेस्टर के लाना है तो रिटेल इन्वेस्टर को कैसे लाया जाए। ये बेसिकली इज़ द मिडिल मैन। इन शॉर्ट एंड स्वीट ये मिडिल मैन है, मतलब ये बीच का एक आदमी है जो दोनों पार्टी, मतलब कंपनीज जिसको पैसा चाहिए और इन्वेस्टर जिसको पैसा लगाना है, उसको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करके दोनों का काम हो, ऐसा होता है। अभी बिना मर्चेंट बैंकर्स, फॉर एग्जांपल कोई भी इक्विटी का IPO नहीं होगा, कोई भी डेट मार्केट का IPO नहीं होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए आज की तारीख में मर्चेंट बैंकर्स चाहिए। अगर मुझे डेट चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए फ्रॉम बैंक्स, तो उसके लिए भी मर्चेंट बैंकर होता है जो सारा कंप्लायंस करता है और दे अप्रोच द बैंक्स, दे हैव अ सेट प्लेटफॉर्म। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को भी मर्चेंट बैंकर पे भरोसा होता है जो IPO लाता है। तो बिना मर्चेंट बैंकर्स कुछ हो नहीं सकता है। एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल, मतलब IPO के लिए भी चाहिए, आपका फॉर एग्जांपल बॉन्ड मार्केट के लिए भी चाहिए। तो मर्चेंट बैंकर्स में भी 3-4 कैटेगरी हैं, बट वो सब तो बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटीज़ में जाना क्या फ़ायदा नहीं है। बट ओवरऑल मर्चेंट बैंकर्स आर अ मिडिल मैन, और इसका इंपॉर्टेंस सदैव रहेगा। आई थिंक इंडिया में तो बहुत कम है, मतलब इट वाज अ रोल प्लेड बाय वेरी फ्यू पीपल। अभी एक्सपैंड हो रहा है, जैसे स्मॉल SME एक्सचेंज भी आया है BSE में। सो मर्चेंट बैंकर्स का आने वाले दिनों में रोल बढ़ते जाएगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो बाकी परिवार वालों को कई प्रकार की आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका लाभ हर तबके के लोग उठा सकते हैं। आइए हमारे नन्हे कलाकारों द्वारा जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में। भाई टाइम क्या हुआ है? 2 बज रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप? अस्पताल जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं मंडी जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए। ये बस भी ना अभी तक आई नहीं है।
हाँ, पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। ये सरकारी चीज़ होती है ऐसी है, लेट लतीफ़। नहीं यार, सरकार भी तो अपनी है, इसलिए एक से बढ़कर एक योजनाएं हमारे लिए ला रही है। अच्छा, क्या योजना लाई है, हमें भी तो पता हो। भाई एक हो तो बताओ, जैसे कि जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अभी कम आय वालों के लिए बीमा योजना। कम आय का तो मैं भी हूँ, क्या है ये योजना, जरा मुझे भी तो बताओ। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, जिसमें कोई भी साल का सिर्फ 12 रुपये भरकर इस योजना का लाभ पा सकता है। क्या भाई, सुबह से कोई मिला नहीं क्या जो मुझे बेवकूफ़ बनाने लग गए? मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा, भारत सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए ये योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे हम लोगों को? जैसा कि सबको पता है, इस महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल होता है, तो कम आय वाले लोग बीमा कैसे कराएं? उसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 18 से 70 साल वालों के लिए ये सुविधा उपलब्ध की है। इसमें पैसे क्या मिलेंगे अगर कुछ हो जाता है तो? अगर दुर्घटना के कारण मौत होगी तो 2 लाख और अपंग होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए हमें क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, 1 जून से पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर या फिर पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनी में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। भाई पर जो हम वो पैसे भरेंगे वो कैसे भरेंगे? उसके लिए आपका किसी भी बैंक में एक खाता होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके खाते से पैसा अपने आप कटकर इसके प्रीमियम के रूप में चले जाया करेंगे। भाई आज बस ने लेट करके मेरा तो भला ही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। नहीं, कुछ भी हो, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो, बस भी आ रही है। वक्त हो चला है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे आप ही में से कुछ दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों और उनके जवाब के साथ। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आज के इस सवाल आपके सेगमेंट में हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। मेरा नाम महितोष उपाध्याय है, मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूं। मुझे ये समझना है आपसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदे होते हैं। उपाध्याय जी, आपका सवाल है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड निवेश करने का एक ज़रिया है जहाँ पे आप पैसा निवेश करके शेयर मार्केट में या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका एक्सपोजर ले सकते हो। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पास से पैसे कलेक्ट करके पूल बनाते हैं और वो ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया हुआ जो होता है वो लोग शेयर मार्केट में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं उनके फंड की ऑब्जेक्टिव के अनुसार। यदि आप इक्विटी फंड सिलेक्ट करते हो तो वो लोग स्टॉक्स में निवेश करेंगे, यदि आप डेट सिलेक्ट करते हो, डेट फंड सिलेक्ट करते हो तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेंगे। अभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के फ़ायदे ये होते हैं कि मानो आपके पास 10,000 रुपये है इन्वेस्ट करने को और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो आपको एक लिमिट आ जाती है कि वो 10,000 रुपये में आप कितनी स्क्रिप्ट्स खरीद पाएंगे। पर यही पैसे यदि आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, माने आप रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जब भी ये छोटे छोटे निवेशकों से पैसे इकट्ठा करके निवेश करते हैं तो वो उनको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलता है। वो उनके फ़ायदे उन जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो
जानकार लोग होते हैं जिन्हें इस फील्ड में माहिती होती है, तो उनके जानकारी से हमें फ़ायदा होता है। हमारे पास यदि आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपको नॉलेज है, तो आपको ये फ़ायदा डायरेक्टली भी मिल सकता है। बट जब आपके पास समय नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे जानकार जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके ज्ञान के हिसाब से हमें भी फ़ायदा हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में आप महीने महीने भी छोटी रकम डाल सकते हैं। जैसे आप बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स में भी आप महीने महीने या हर 3 महीने ऐसे पैसे डाल सकते हैं। इसको SIP कहा जाता है। तो छोटा अमाउंट, मानो आपके पास हर महीने 1000 रुपये है बचत करने के लिए, तो आप उतने अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मुझे पेंशन मेरी कंपनी से नहीं मिलता है, तो मेरी रिटायरमेंट के बाद कौन सा अच्छा जगह से मुझे पेंशन मिल सकता है। मेरे हर महीने की बचत 2000 रुपये है, और मुझे कौन सा अच्छा पेंशन प्लान रहेगा। रंजीत जी, आपको जानना है कि आपको पेंशन कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और आपको कोई पेंशन मिल नहीं रहा है। म्यूचुअल फंड्स के पास ऐसे ऑप्शंस है, कई फ़ंड हाउसेस में पेंशन स्कीम्स हैं जहाँ पे आप प्रति महीने निवेश कर सकते हो, जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग रन में हो सकता है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आपके एज के हिसाब से आपका रिटायरमेंट कितना दूरी पे है वो ड्यूरेशन आप देखिए। यदि वो ड्यूरेशन 6-7 साल बाद है, आप यदि 7-8 साल के बाद रिटायर होने वाले हो, तो अभी से छोटा थोड़ा पैसा जितना अभी आप निवेश कर सकते हो म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में या रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश कीजिए, जहाँ से आपको एक लमसम पैसा बाद में वापस मिल सकता है। रिटायरमेंट के बाद यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो वो आपकी जो जमा पूंजी होगी वो आप हर महीने किश्तों में निकाल भी सकते हैं। इसको म्यूचुअल फंड कंपनीज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स बोलते हैं। आपके बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जहां एक ओर सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा पेश की गई है, वहीं दूसरी ओर पुराने फिक्स्ड डिपॉजिट भी उनके भविष्य को बेहतर बनाने में एक अहम किरदार निभाते हैं। हमारी संवाददाता कविता शुक्ला आपको बता रही हैं सुकन्या समृद्धि योजना और FD प्लान्स के बीच आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर है। कौन से माता पिता की इच्छा नहीं होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर जीवन में कुछ अलग मुकाम हासिल कर सकें। इसके लिए वो बच्चों के जन्म से ही एक एक पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अपनी बचत को एक मुश्त हो जाने के बाद बैंक या फिर डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट में रख देते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों के भविष्य को बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। ये दोनों ही योजनाएं बेहतर हैं और इनमें कुछ अंतर भी है। सुकन्या समृद्धि और FD हालांकि दोनों फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें एक ख़ास फ़र्क ये है कि इनका टैक्सेशन बहुत अलग है। सुकन्या समृद्धि जो है ये हर एक स्टेज पर टैक्स फ्री है। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको अपने इनकम से डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। इस पर जब इंटरेस्ट जमा होगा तो वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होगा, और जब इसमें से पैसा निकाला जाएगा मैच्योरिटी पे या उससे पहले, तब भी वो टैक्स फ्री आएगा। FD में जो होता है इंटरेस्ट एक तो टैक्सेबल होता है, और आप FD में जितना पैसा रखते हैं उस पर कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सिर्फ एक तरह की FD है जो टैक्स सेविंग FD जिसे हम कहते हैं, सिर्फ उसी पे आपको 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलता है, और किसी भी टैक्स बेनिफिट के अंदर FD नहीं आती। तो ये इन दोनों में एक सबसे बड़ा फ़र्क है। फिक्स्ड डिपॉजिट में हर साल के लिए हर एक बैंक नए ब्याज दर को फिक्स करती है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर इस साल के लिए 9.2% फिक्स है। इन दोनों ही योजनाओं में आगे चलकर ब्याज दरें बदल सकती हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड 5 से 10 साल है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में लॉक इन पीरियड बेटी की उम्र के 21 साल हो जाने तक है। सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद ही 50% तक की रकम निकाली जा सकती है, जबकि फिक्स डिपॉजिट को कभी भी भुनाया जा सकता है। इसके अलावा आप अगर देखें तो लिक्विडिटी का बहुत फ़र्क है। FD आप कभी भी बीच में तोड़वा सकते हैं। FD की मुद्दत जो होती है वो भी 6 महीने से भी आप FD करा सकते हैं, आप 10 साल की FD भी करा सकते हैं। जबकि सुकन्या समृद्धि जो है एक फ़िक्स्ड टेन्योर की स्कीम है। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल।
हाँ, आपको 14 साल तक इसमें निवेश करना है। हर साल आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम अमाउंट इसमें है 1000 रुपये का। तो 14 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं और अकाउंट ओपनिंग के 21 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। तो ये जो है इसका एक तो टेन्योर काफ़ी लंबा है और दूसरा फिक्स टेन्योर है, आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते इसमें से। मेरे हिसाब से अगर एजुकेशन और शादी के लिए जिस हिसाब से सेविंग्स करते हैं तो सुकन्या समृद्धि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो एफडी के मुकाबले मैं कहती हूँ कि सुकन्या समृद्धि काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें अगर शादी के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो लड़की को एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। तो ये एक जो चाइल्ड मैरिजेस के केस हैं उनको रोकने के लिए एक तरह से उन्होंने इनबिल्ट ये कर दिया है कि कोई 18 साल से नीचे की लड़की की शादी ना हो। फिक्स डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए टैक्स के नियम भी भिन्न भिन्न हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में कोई टैक्स में छूट नहीं मिलती है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप फिक्स डिपॉजिट या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश का फैसला लें। आज के जमाने में शॉपिंग पहले जैसी नहीं रही। अपने मोबाइल के टच स्क्रीन पर मनचाही चीजों को बस छूकर आप अपने घर के पते पर मंगवा सकते हैं। लेकिन घर बैठे आसान से दिखने वाली इस दुकानदारी और दुकान जाकर की गई शॉपिंग के मुकाबले उपभोक्ताओं को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए इसके बारे में जानते हैं उपभोक्ता मामलों के जानकार से। शादी के लिए शॉपिंग हो या फिर घरेलू सामान की खरीदारी की बात हो, लोग पहले के मुकाबले आज ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन करने लगे हैं। परंपरागत खरीदारी के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग कहीं ज्यादा सहूलियत वाला होता है, पर अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो परंपरागत खरीदारी कहीं ज्यादा महफूज है। खैर, इन सब से पहले आइए जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी होती क्या है और साथ में इनमें अंतर क्या है। ऑफलाइन में भी फ़ायदे क्या है कि ओनली दोज कंपनीज, सभी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती जो गारंटी प्रोवाइड करती है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। 30 डेज़ का जो रिप्लेसमेंट का है सभी लोग नहीं देते, क्योंकि स्टोर्स तो देते नहीं है, कंपनीज जो प्रोवाइड करती है उनको ही देते हैं, तो उसमें हमें मिलता है। और लेकिन ट्रेडिशनल में हमको एक प्रॉपर बिल मिल जाता है, क्योंकि हम पर्सनली जाके देख रहे हैं, प्रॉपरली बिल मिलता है। और एडवांटेज ये भी है उसमें कि हम लोग फिजिकली हम प्रोडक्ट को देख के हम बाय कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो परंपरा है कि हाँ पर्सनली हम लोग जब तक देखें नहीं तब तक हमको ऐसा लगता नहीं कि हमने शॉपिंग की, तो वो उसका एक मेंटल बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस जो मिलता है वो उसमें मिल जाता है ट्रेडिशनल में। लेकिन ऑनलाइन में हमें ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, ऑनलाइन में जो हमको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। ऑफलाइन का भी यही दिक्कत है, प्रॉब्लम्स यही है कि हमको प्राइजेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम एक ही स्टोर में हम 2-3 स्टोर जाते रहते हैं, हमारा टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि ऑफलाइन का जो मेजर ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो हमको बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखने नहीं मिलती। और एक शॉप, एक स्टोर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखती नहीं, और जो हमें चाहिए वो बेसिकली हो है नहीं है वो डिपेंड्स ऑन दैट स्टोर। सो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। प्राइजेस में डिफरेंस अपने को कम मिलता है, डिस्काउंट्स हमें कम मिलता है, जो कि ऑनलाइन में इसका एडवांटेज बहुत है, क्योंकि हम घर बैठे कंफर्ट में हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, डिस्काउंट्स अच्छे मिलते हैं हमको, और एक प्राइवेसी मिलती है। एंड सेकंड ऑनलाइन में फ़ायदा ये है हमें कि हम अपने लीजर के हिसाब से हमारे टाइम, अगर हम वर्किंग कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो वी कैन शॉप अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। परंपरागत खरीदारी में जहां हम सामान को खुद देख परख कर खरीदते हैं, वहीं ऑनलाइन शॉपिंग में हमें दूसरों द्वारा बताई बातों या फिर कंपनी द्वारा दिए गए तस्वीर और विवरण के सहारे ही खरीदारी करनी पड़ती है। उसके बाद बात ये आती है कि अगर हम खुद दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं तो कोई भी मुश्किल आने पर हम दुकान में ही शिकायत कर सकते हैं, पर ऑनलाइन शॉपिंग करने पर शिकायत कहाँ करें, ये बड़ा सवाल उठता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें बहुत बार स्पेसिफिक हमको पता नहीं चलता कि कौन से पार्ट्स में वारंटी में है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली सभी पार्ट्स तो वारंटी में होती नहीं है, तो हमें वो स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑनलाइन पोर्टल्स देती नहीं है। लेकिन वही चीज़ हम जब स्टोर्स में जाते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो हम स्टोर वाले से डिटेल में हमको जो जानकारी मिलती है, वी कैन आस्क हिम कि बाबा क्या क्या चेंजेस है, और वो स्पेसिफिकली बताता भी है, क्योंकि हम पूछते हैं, क्योंकि हम पर्सनली मिलते हैं यहाँ पर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है उसमें।
एंड सेकंड थिंग है ना जो द पर्सन कंसर्न, क्योंकि हमारे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं जो भी करते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि एक नंबर होता है, मेल होता है, तो हमको कंपनी के बंदे चेंज होते रहते हैं। स्टोर्स में ऑफलाइन में क्या होता है कि हमको पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, हम उसको पकड़ सकते हैं या पूछ सकते हैं या हम फॉलोअप कर सकते हैं। तो वो एक हमें पता होता है कि कहाँ जाके हमको ग्रीवेंस कहाँ करें हमको पता है। ऑनलाइन में ये थोड़ी एक दिक्कत हो जाती है, मेजर दिक्कत नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ी ये दिक्कत है कि जहाँ पर हमको फ़ोन लाइन पे कांटेक्ट करना पड़ता है, मेल पे कांटेक्ट करना पड़ता है, ये हमें एक मेजर दिक्कत हो रही है इसमें। खरीदारी चाहे परंपरागत हो या फिर आज के जमाने की ऑनलाइन शॉपिंग, अगर हम कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर और थोड़ा सा सजग होकर शॉपिंग करें तो हमें भविष्य में ना ही किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और ना ही पैसे डूबने का डर रहेगा। साथ ही हम अनचाहे खर्चे से बचे भी रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते आपकी जेब से जुड़ी ऐसी ही कुछ जानकारियों और खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पैसा वसूल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। Raw Media.